नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है वीडियो नंबर 2 में। आज समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है। मैं इंटरव्यू के एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा आज के इस लेक्चर में। आप इस लेक्चर को देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, वन सेकेंड। डेफिनेशन की बात बात करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन एचआर पुटअप करता है वो ये बोलता है कि ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि स्थिर मशीन है जो हमेशा एसी पर वर्क करती है, डीसी पे नहीं। ठीक है, ये पावर को क्या है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो एफ जो है ना, वो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक मशीन है, एसी पर वर्क करती है, पावर को ट्रांसफर करती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए आप कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडे लॉ पर क्या है, वर्क करता है। अब फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या है, देखो। फैराडे ने बोला था कि जब आप एक कंडक्टर और एक एक मैग्नेट को साथ में लो और दोनों में से कोई एक चीज जो है एक के रिस्पेक्ट में घुमाओ, तो वहां पर क्या है, कंडक्टर में ड्यू टू लिंकेज फ्लक्स, जो फ्लक्स लिंक करता है, तो वहां पर एक कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। तो उसको ही क्या है, फैराडे साहब ने इंडक्शन का लॉ बोला था। ठीक है, अच्छा। ऐसे समझिए, आप यहाँ समझेंगे वर्किंग में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो है ना, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक ट्रांसफर और एक ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफर करता है ये एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ठीक है, जबकि ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को और करंट को। ठीक है, वन सर्किट टू अनदर अनदर सर्किट। तभी तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप आते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है, वर्किंग की बात है तो वो अभी समझेंगे। ठीक है, अच्छा। अब जरा वर्किंग की बात कर लेते हैं इसमें। वर्किंग की सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। देखो, ट्रांसफार्मर में ये मैंने तुम्हें दिखाया है सिंगल फेज की कोर। ठीक है, थ्री फेज में क्या होती है, तीन वाइंडिंग्स होंगी। फर्स्ट, ऐसा करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस टाइप से कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा। तो ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी है और ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, अच्छा। देखो, जब मैंने यहाँ पर क्या है, एसी सप्लाई मैंने क्या है दी है, करंट आई, यह मैग्नेटिक फ्लक्स बना। अब ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर क्या है, वेरिएबल है ना, क्योंकि एसी जो है क्या है, वो समय के साथ क्या है, बदलती है। जबकि क्या है, कंडक्टर हमारा स्थिर है। तो फैराडे ने यही बोला था कि कोई एक चीज क्या है, मोशन में होनी चाहिए। तो वो जब इस टर्म से लिंक करेगी ना, तो यहाँ में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यही फ्लक्स जो है ना, वो कोर के थ्रू इस टाइप से जाके सेकेंडरी से लिंक करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी में क्या है, ईएमएफ टू, इसे बना देते हैं, ईएमएफ टू प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जो जब नो लोड की कंडीशन आती है ना, नो लोड इन द सेंस ऑफ कि जब ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड लगा हुआ नहीं है, तो सेकेंडरी की जो आई टू होती है वो जीरो होती है।
तो प्राइमरी में केवल क्या है, कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, जिन्हें हम क्या है कोर लॉस या आयरन लॉसेस के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लोड कनेक्ट करोगे वैसे यहाँ आपको करंट देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये था तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आता है सेल्फ इंडक्शन जो सेल्फ के कारण हुआ है, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन जो क्या है म्यूचुअली यानी कि लिंक किया हुआ। ठीक है, सेल्फ क्या है, जब मैंने यहाँ प्राइमरी पर सप्लाई दी, करंट आई, करंट के कारण क्या है फ्लक्स बना, फ्लक्स क्या है लिंक हुआ, तो यहाँ पर क्या है सेल्फ के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन लॉ। और जैसे ही ये, हाँ ये जो कोर है ना, अब भाई एक क्वेश्चन आता है कि कोर का काम क्या है, तो भाई मैं बता दूं कि कोर का काम क्या है, ओनली ऑन फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये क्या है कोर फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराती है और ये सेकेंडरी से लिंक होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन लॉ। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने आपको, ये तो हो गई इसकी वर्किंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ये देखो वर्किंग, इसमें वही पॉइंट है। तो वो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि एसी सप्लाई, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर एसी वोल्टेज दिया जाता है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है प्रवाहित होता है। ठीक है, भाई वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज की वेव फॉर्म भी क्या है इस टाइप से बनेगी साइनसोइडल। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट होगी, फ्लक्स भी वेरिएबल का नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेशन, इस करंट के कारण अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई कोर में उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर के आयरन कोर से होकर गुजरता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट फ्लक्स लिंकिंग विदाउट सेकेंडरी, यानी यह जो फ्लक्स होता है ना सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है। भाई प्राइमरी से लिंक करके प्राइमरी ईएमएफ आया, सेकेंडरी से लिंक करेगा तो सेकेंडरी ईएमएफ आएगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक ही मैग्नेटिक कोर पर होती हैं। ये भाई एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग लेफ्टी होती हैं, क्योंकि सिंगल फेज है इसलिए ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी बोल दिया। ठीक है, अच्छा, अब चौथा क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। फैराडे लॉ के अनुसार जब किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक अल्टरनेटिव फ्लक्स वो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बता चुका हूँ। अब आता है पांचवा पॉइंट कि यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स प्राइमरी से अधिक हैं तो ये स्टेप अप होगा। ठीक है, और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स प्राइमरी से कम है तो ये स्टेप डाउन होगा। तो देखो स्टेप डाउन में क्या है, प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं, जबकि स्टेप अप में क्या होता है प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। छठा पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता। भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देख रहे हो आप, नहीं होता, क्योंकि पूरा क्या है एक क्लोज पाथ होता। ठीक है, ऊर्जा का आदान प्रदान केवल मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से होता है। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो लिंक करा है, तभी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ आया है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग हो गई और इसके कुछ पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मर की पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, एक मिनट, पहला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो मैकेनिकल मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी ट्रांसफार्मर शुरू से बोलते आ रहा हूँ मैं कि प्योर एसी मशीन है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। एफ क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज द स्टैटिक डिवाइस। पॉइंट नंबर दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन अ कॉमन मैग्नेटिक पाथ। बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, दोनों क्या है एक कॉमन मैग्नेटिक पाथ से क्या है
जुड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। देर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इनके बीच में क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर कोर बनी हुई है ना, तो जिसका जो रिलेक्टेंस होता है ना, एम एम एफ, देखो फार्मूला क्या है, एम एम एफ इज इक्वल टू फाई अपॉन रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस कम होगा तो, सॉरी इसे नहीं, इसे देखते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या है, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग लो रिलेक्टेंस टू प्रोवाइड एन इजिएस्ट पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स को। भाई लो रिलेक्टेंस है तो फ्लक्स को क्या है, इजी पाथ मिलेगा सर्कुलेट होने के लिए, इसमें कोर में, ठीक है। और कोर का काम बता चुका हूं मैं, क्या होता है कि फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में से बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे वर्क करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। मैंने बोला था ना कि ये जो फ्लक्स है ना, वो लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो सेकेंडरी में क्या है, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे थे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल डिपेंडिंग ऑन द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। ये भाई टर्न्स के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। पहले बोला था स्टेप डाउन में क्या था कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम थे, ठीक है। तभी एक 990 का केवीए का ट्रांसफॉर्मर आप लोगे तो जिसकी एच टी साइड क्या है, 52 एम्पियर करंट निकलती है, जबकि एल टी साइड में क्या है, 1350 करंट देखने को मिलती है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कुछ डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट, ठीक है। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाई लेमिनेशन आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में आप लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं, देखो मेरा एक बात ध्यान रखो, कभी भी हम ट्रांसफार्मर में एक इस टाइप से सॉलिड कोर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हम ट्रांसफार्मर क्यों बना रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर इसलिए बना रहे हैं कि हमको आउटपुट पर हमें जो इफिशिएंसी मिल रही है ना, वो अच्छी मिलनी चाहिए। भाई अगर मैं सॉलिड बना दूंगा ना, तो इतने लॉसेस हो जाएंगे कि इफिशिएंसी बन ही नहीं पाएगी, उतनी हो ही नहीं पाएगी, तो मेरा बनाना व्यर्थ है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, बिल्कुल सही है। लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एडी करंट को कम कर सकते हैं। देखो ट्रांसफार्मर में क्या है, दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक कांस्टेंट लॉस होता है, एक वेरिएबल लॉसेस होता है, ठीक है। कांस्टेंट को हम आयरन लॉसेस बोलते हैं, जबकि कॉपर वेरिएबल लॉसेस को हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट लॉसेस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक एडी करंट और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट मेनली क्या है, एक सर्कुलेटिंग करंट होती है जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आती है। अब इसको कम करने के लिए हम क्या है, कोर को लेमिनेट करते हैं, ठीक है। लेमिनेट का मतलब है पतली पतली पत्तियों में, ये देख रहे हो आप, ये बहुत पतली पतली ऐसे करके पत्ती बनी हुई है ये, और सबको क्या है बढ़िया करके टाइट, इनमें ग्रुप्स होते हैं खांचे, उनमें क्या है फंसा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर इंड्यूस्ड एडी करंट, स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। मैं वही बताया था जो अभी बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक सर्कुलेटिंग करंट होती है ना, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण एक सर्कुलेटिंग करंट आती है, उसको कम करने के लिए हम क्या है, कोर को लेमिनेट करते हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दीज करंट कॉज हीट लॉस एंड रिड्यूस इफिशिएंसी। वही वाली बात आ गई, अगर ये करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या एफिशिएंसी गिर जाएगी। ठीक है, तो हम इसको रोकने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, लिमिटिंग द कोर रिड्यूसेस द पाथ फॉर दिस करंट, देयर मिनिमाइजिंग द लॉसेस। ये सब वही है। ठीक है, जो मैं बताता जा रहा हूँ। अब क्या है दूसरा, क्या है दूसरा पॉइंट, ईच लैमिनेशन इज इंसुलेटेड। बिल्कुल सही है भाई, जो भी लेमिनेशन करते हैं ना सभी क्या है, इंसुलेटेड होती है। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, द कोर इज मेड अप ऑफ थिन शीट। ये मैं बता चुका हूँ कि सारी कोर क्या है, थिन शीट की बनी होती है और सेपरेटेड बाय द थिन लेयर, थिन लेयर की होती है ऑफ इंसुलेशन, वार्निश और ऑक्साइड कोटिंग। देखो इंसुलेशन यहाँ पर क्या है, वार्निश और ऑक्साइड कोटिंग की क्या है, होती है। और ये सब क्या होती है, थिन होती हैं। तो इनको, इनमें ग्रूव होते हैं, उनमें ये क्या है, यहाँ पर ग्रूव होते हैं, इनको इसमें क्या है, फंसा दिया जाता है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या है, दिस इंसुलेशन प्रिवेंट्स टू द फ्लो ऑफ एडी करंट फ्रॉम वन लैमिनेशन टू अनदर लैमिनेशन। ये वही बात हो गई कि भाई अगर मैं मानता हूँ कि कोई मैंने सॉलिड मतलब सॉलिड कोर ली है, ठीक है, तो जो करंट आ रही थी ना, सर्कुलेटिंग करंट, वो एक में होगी, दूसरे में होगी, ऐसे ही क्या है, सब में होगी। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या है, एक लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला आता है कि लेमिनेटेड से क्या होता है, इम्प्रूव ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी होती है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग एडी करंट लॉसेस द टोटल आयरन लॉसेस डिक्रीज, इम्प्रूविंग ओवरऑल इफिशिएंसी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूस कोर हीटिंग, बिल्कुल ठीक है भाई, चेंजिंग करंट के कारण क्या है, कोर हीट हो रही थी ना, उसको हम क्या है, मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमिनेटेड कोर के लिए। तो क्या, लेस एडी करंट तो लेस हीटिंग, है ना। ओके, ये भी वही है। मेंटेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना, नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आती है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है इंटरव्यू का कि थिकनेस ऑफ लेमिनेशन कितनी होती है, थिकनेस। तो मैं आपको बता दूं, थिकनेस जो होती है ना, 0.3 mm टू 0.5 mm की रखी जाती है। ठीक है, अब क्या है, थिनर लेमिनेशन। ठीक है, अगर लेमिनेशन क्या है, थिन होगी तो एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो लॉस होंगे, मतलब लेस होंगे, कम होंगे। और बट हाइयर कॉस्ट होती है। यहाँ पर क्या है, अगर जितनी थिनर आप लेमिनेशन यूज करोगे ना, एडी करंट तो तुम्हारी क्या है, लेस हो जाएगी, बट क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरी डिजाइनिंग बदल जाती है, टाइम बहुत लगता है, तो फिर उस हिसाब से तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, समझ रहे हो। और बहुत सेफ्टी के साथ यूज करें, मतलब बनाई जाती है। मैंने तो ये है कि अपने सामने कोर भरते हुए देखी, तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव कुछ समरीज, मतलब कुछ समरी है, इसको देख लो। ये वही जो बता चुका हूँ मैं कि लिमिटेशंस आर यूज्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, वही है, टू मिनिमाइज हीटिंग। ठीक है, इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम आखिरकार लिमिटेड क्यों यूज कर रहे थे, इसलिए यूज कर रहे थे कि भाई जो सर्कुलेटिंग करंट है ना, वो कम हो, जिसके कारण क्या है, एडी करंट लॉसेस क्या है, कम हो जाए, और हमें जो इफिशिएंसी मिल रही है ना, वो अच्छी मिले। समझ रहे हो, तभी हम क्या है, लेमिनेट यूज कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड कोर यूज करते हैं ना, ये वाली सॉलिड कोर, तो भाई इफिशिएंसी जो है ना, वो इतनी पुअर मिलेगी कि कोई फायदा नहीं होगा हमारा। ठीक है, तभी तो भाई ट्रांसफार्मर की लगभग 95%, आप जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करोगे तो लगभग 95-94 ऐसे मिलती है। समझ रहे हो। तो भाई लेक्चर कैसा लगा, आपको कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और आपके जो भी सजेशंस हो ना, वो कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है अपने इंटरव्यू में फेसेस करते हुए, ठीक है, या फिर एग्जाम की अकॉर्डिंग, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पर्सनली उनको सब कुछ देखता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब वीडियो डेली आएंगी, ठीक है, और ऐसे ही गजब वीडियो आएंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में।